हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिजिक्स की क्लास नहीं करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं सर? बायोलॉजी की क्लास करने वाले हैं? नहीं, आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि नियरली 2 ही 3 4 दिन में हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम आने वाला है, जिसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं, राइट? लेकिन इस डर को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखने वाले हैं। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? नीट का पेपर लीक? नहीं नहीं नहीं, ये वाली चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ सिमिलर सी चीज़ हम कर रहे हैं। क्या? हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा फिगर आउट करने के बाद कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लास्ट ईयर में, कैसे कैसे टॉपिक्स, क्या क्या ब्लूप्रिंट रहता है। हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं। और ऐसा सिर्फ हमने फिजिक्स में नहीं किया, हमने आपके चारों सब्जेक्ट्स में किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जुओलॉजी, राइट? तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब इन क्वेश्चंस की खास बात क्या है? इन क्वेश्चंस की खास बात ये है कि ज्यादातर क्वेश्चंस हो सकता है कि सेम सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलें। अगर एग्जैक्ट सेम भी नहीं होगा तो वैल्यूज चेंज करके हो सकता है, राइट? और कॉन्सेप्ट्स सिमिलर भी आपको मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस हैं। मैं जो आपको रेफर करूंगा वो यही करूंगा कि आप ये ऑल 45 क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी 45 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लें और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लें, राइट? तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को एंड देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग फोर्सेस। क्या क्या ऑप्शंस गिवन है? फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, टेंशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, नॉर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब क्या सवाल क्या है? विच ऑफ द फोर्सेस लिस्टेड आर कंसीडर्ड फंडामेंटल फोर्सेस? हम सबको पता है फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है: ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस। उसमें से 3 फोर्सेस हमें यहां पर गिवन है, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। ग्रेविटेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये तीनों फंडामेंटल फोर्सेस नहीं होती। ये क्या फोर्सेस होती है? ये डिराइव्ड फोर्सेस होती है। तो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट ऑप्शन। फाइन, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस रिएक्शन this is given, the value of x is what? अब आप देखो, जो x है यहां पर वो मास नंबर है। यहां पर सिलिकॉन गिवन है और इसका मास नंबर यहां पर x लिखा हुआ है। फाइन, x लिखा हुआ है मास नंबर और वही पूछा जा रहा है और बाकी सबके मास नंबर्स गिवन है। तो मास कंजर्वेशन के हिसाब से, मास कंजर्वेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि यहां पर क्या क्या है? 24 + 4 इज इक्वल्स टू, वहां पर क्या क्या है? x + 1। हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 27। फाइन, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। With increasing biasing voltage of photodiode, the photocurrent magnitude। डायरेक्टली हम सभी को पता है कि फोटो करंट, जो इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज जो होता है उसमें फोटो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसमें फोटो करंट का मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है? इनिशियली पहले इंक्रीज करता है और बाद में जाके सैचुरेट हो जाता है। तो इंक्रीजेस इनिशियली एंड सैचुरेट्स फाइनली। क्लियर? ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If momentum p, area a and time t are taken to be the fundamental quantities, then the dimensional formula for energy is what? Dimensional analysis से क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कैसे करेंगे? जिस तरीके से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाते हैं, एम्पिरिकल डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं, उसी तरीके से एनर्जी को हमें प्रोपोर्शनल रखना है मोमेंटम, उसके बाद एरिया, उसके बाद टाइम। इन तीनों जो क्वांटिटीज है उसके हमें प्रोपोर्शनल रखना है। यहां पर हम पावर्स लिख लेंगे ए, बी, सी। फाइन, नाउ इन सब के डायमेंशंस हमें पता होने चाहिए। बेसिक डायमेंशंस आपको आइडिया होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml/2 t - 2, ठीक है?
उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो एम एल टी माइनस वन। फाइन। ए एरिया का एल टू बी एंड टाइम इट इज इटसेल्फ टाइम ओनली, सो सी। अब इन पावर्स को बेसिस को कंबाइन कर लेंगे तो m की पावर a है और यहां पर m नहीं है, तो m की सिर्फ एक ही पावर है a। l की पावर क्या है? a है और यहां पर 2b है, तो a प्लस 2b, a प्लस 2b। t की पावर यहां पर माइनस a है और यहां पर c है, तो t की पावर माइनस a प्लस c। फाइन। यहां पर m की पावर क्या है? 1, l की पावर 2, t की पावर माइनस 2। सो कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 1। ठीक है, a इक्वल टू 1। और हम देख सकते हैं कि p की पावर 1 हमें ऑप्शन 1 और 2 में नजर आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद a प्लस बी, a प्लस 2b विल बी इक्वल टू 2, तो यहां पर a ऑलरेडी 1 है, 1 प्लस 2b इक्वल टू 2। सो 2b इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1 बाय 2, b इक्वल टू 1 बाय 2। आधे में ही हमारा सॉल्व हो गया। एरिया की जो पावर है वो 1/2 है, उसके बाद हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल हम देख लेते हैं। माइनस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा गिवन है -2, ए क्या है? 1, सो -1 प्लस सी इज इक्वल्स टू -2। सो सी क्या हुआ? -2 प्लस 1 -1, और टी की पावर -1 उस ऑप्शन में गिवन है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर क्वांटम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। देखो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी का ही ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम सभी को पता होना चाहिए, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं गामा एक्स, देन यूवी, देन विबग्योर, सो वी आई BGYOR, Vibgyor. After that, IR, and then we have radio. Fine. Okay. हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है? एक्सरे गिवन है, तो हमें किस किस ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे है, तो इंक्रीजिंग एनर्जी भी ऐसे ही होगी। फाइन। तो सबसे लास्ट में हमारा एक्सरे आएगा, सबसे लास्ट में हमारा एक्सरे आएगा। उससे पहले और क्या गिवन है? उससे पहले आएगा हमारा ब्लू, उससे पहले क्या आएगा? हमारा येलो, एंड देन सबसे पहले हमारा आएगा रेडियो वेव्स। फाइन। अब रेडियो किस में गिवन है? ऑप्शन डी, देन येलो इज बी, देन ब्लू इज ए, एंड देन एक्सरे इज सी। सो DBAC, DBAC ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An ideal gas gamma 1.5 is expanded adiabatically. How many times has the gas to be expanded to reduce the root mean square velocity of molecules becomes half? इसके लिए हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले तो VRMS क्या होता है? 3RT डिवाइडेड बाय M। फाइन। इससे क्या पता चलता है कि VRMS is directly proportional to अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। वेरी क्लियर, ठीक है। तो VRMS और टेम्परेचर का रिलेशन हमारे पास है। अब इसमें क्या हो रहा है कि VRMS जो हो रहा है वो हाफ हो जा रहा है। ठीक है, VRMS क्या हो जा रहा है? हाफ हो जा रहा है। अब देखो V2, मैं VRMS को क्या लिखूंगा यहां पर? V2 डिवाइडेड बाय V1, एंड हेयर T2 डिवाइडेड बाय T1 अंडर रूट। V2 क्या है? हाफ ऑफ V1 है, तो इसको मैं V1/2 लिखूंगा। V1 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, T2 बाय T1, और ये अंडर रूट इधर आके स्क्वायर बन जाएगा। तो T2 क्या होगा? T2 होगा T1/4, T1/4। हमें देखना है एक्सपेंशन की बात जब वो कर रहा है ना, क्वेश्चन में जब वो एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमसे वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन पता होना चाहिए। तो TV गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, हम सबको पता है। फाइन, ओके। सो T1
v1 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 v2 गामा माइनस वन। ठीक है, अब हम टेम्परेचर्स को एक तरफ कर लेते हैं, हमें T2 बाई T1 की रेशियो पता है, या फिर कह लीजिए T1 बाई T2 की रेशियो पता है, तो T1 बाई T2 इक्वल टू V2 बाई V1 एंड पावर इज गामा माइनस वन। T1 बाई T2 इज एक्चुअली 4। अगर आप यहाँ पे T1 बाई T2 लिखेंगे, T1 बाई T2 लिखेंगे तो 4 ऊपर जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो इधर हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फाइन, सो V2 बाई V1 गामा माइनस वन, गामा की वैल्यू कितनी है 1.5, सो 1.5 माइनस वन इज इक्वल्स टू 4। 1.5 माइनस वन इज 0.5, सो V2 डिवाइडेड बाय V1 एंड पावर 0.5 है। अब देखो पावर 0.5 होती है ना, तो हम सबको पता है कि ये एक्चुअल में रूट होता है, तो V2 बाय V1 दिस इज एक्चुअली रूट, और यहां पर 4 है, तो V2 बाय V1 क्या हुआ 16। तो बेसिकली जो वॉल्यूम है वो 16 टाइम्स हमें बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें VRMS को हाफ करना है तो। क्लियर है? ठीक है, तो 16 टाइम्स हमें करना पड़ेगा। क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट से क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इजी। गेट हैज द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल, 1 1 का 1 आ रहा है, 1 0 0 आ रहा है, 0 इंटू 1 0 आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है। अब देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 1 प्लस 1 1 है, 1 प्लस 0 1 आता तो क्या होता, फिर हम बोल सकते थे कि एडिशन हो रहा है। 0 प्लस 1 हमें क्लियर पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 0 0। तो बेसिकली ये क्या है, ये एंड गेट है। एंड गेट है, एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है आउटपुट। सो आउटपुट A डॉट B, फाइन, A डॉट B। सो ये एंड गेट हमें क्लियरली नजर आ रहा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Block of mass 1 kg moving with the speed of 4 meter per second collides with another block of mass 2 kg which is at rest. The lighter block comes to rest after collision. The loss in the kinetic energy of the system will be। बहुत इजी सा हमारा कोलिजन का क्वेश्चन है बेसिकली। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो दोनों मासेस की काइनेटिक एनर्जीज को हमें ऐड करना होगा, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ, इसको u लिख लेते हैं बेटर रहेगा, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो देखो हाफ जो फर्स्ट मास है वो है 1 kg और स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 1 4 स्क्वायर, और दूसरा मास रेस्ट पे है तो 0 हो गया, 16 8। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 8 जूल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। फाइनली क्या हो जा रहा है, लाइटर ब्लॉक रेस्ट पे आ जा रहा है और जो हैवियर ब्लॉक है वो मोशन में है, पर हैवियर ब्लॉक जो मोशन में है उसकी वेलोसिटी हमें अभी भी नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हर टाइप के कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 1 kg, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 0 इक्वल टू, अब लाइटर ब्लॉक जो है 1 kg वाला जो है वो 0 हो गया, प्लस m2 का मास 2 kg और वेलोसिटी v2। तो देखो इसकी 4/2 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी हो गई। अगर ये वेलोसिटी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी हम अब लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखो, लाइटर ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, प्लस हैवियर ब्लॉक 2 और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड अभी हमने निकाली है, 2 2 कैंसिल, ये 4 जूल हो गया। तो बेसिकली इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी थी 8 जूल, फाइनली काइनेटिक एनर्जी 4 जूल हो गई। तो इसका मतलब डेल्टा के लॉस क्या हुआ, के आई माइनस के एफ इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 दैट इज 4 जूल। सो 4 जूल इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे कितने कॉन्सेप्ट्स मिल गए। ठीक है, कोलिजन में हमें पता है कि हर टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसकी हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत है, वरना वेलोसिटी नहीं आएगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेलोसिटी कैसे निकालें।
ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Magnetic materials used for making permanent magnets and magnets in a transformer have different properties of the following which property best matches for the type of magnet required. ठीक है, तो T का यहां पर मतलब है ट्रांसफॉर्मर मैग्नेट, जो मैग्नेट ट्रांसफॉर्मर में होता है, और P का मतलब है परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, अब देखो, वैसे तो हम सबको ये याद ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है वो हमेशा उसे रिटेन करता है, तो इसका मतलब परमानेंट मैग्नेट की रिटेंटिविटी क्या होगी, हाई होगी. कोएर्सिविटी क्या होता है कि डीमैग्नेटाइजेशन को लूज ना करना. आर यू गेटिंग? यस, डीमैग्नेटाइजेशन को लूज ना करना, तो वो कोएर्सिविटी है. Magnetic materials used for making permanent magnets P and magnets in a transformer T have different properties of the following. Which property best matches for the type of magnet required? देखो, यहां पर T का मतलब है मैग्नेट्स जो कि ट्रांसफॉर्मर में प्रेजेंट है, और P का मतलब है परमानेंट मैग्नेट्स, राइट? वैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम सबको पता है कि परमानेंट मैग्नेट्स में क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. हमें पता है परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेटाइजेशन को लूज नहीं करेंगी, मतलब रिटेन करके रखेंगी, तो उनकी हाई रिटेंटिविटी होगी. कोएर्सिविटी क्या होती है कि डीमैग्नेटाइज को अपोज करना. ठीक है, तो डीमैग्नेटाइजेशन को अपोज करना वो भी हाई होना चाहिए, उसकी अपोजिशन पावर भी हाई होनी चाहिए, मतलब कोएर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए. तो जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी लार्ज रिटेंटिविटी, लार्ज कोएर्सिविटी होनी चाहिए. ट्रांसफॉर्मर में क्या है, अगर ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करेगा तो उसमें फिर एनर्जी लॉस होगा, तो वो रिटेन नहीं करता. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर के लिए रिटेंशन भी नहीं होना चाहिए और कोएर्सिविटी भी नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों ही स्मॉल होना चाहिए. तो T के लिए यहां पर लार्ज है तो गलत हो गया, P के लिए स्मॉल है गलत हो गया, T के लिए लार्ज है गलत हो गया, P के लिए लार्ज. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हुआ, परमानेंट मैग्नेट, लार्ज रिटेंटिविटी, लार्ज कोएर्सिविटी. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द plot represents the flow of current through a wire at 3 different times. The ratio of charges flowing through the wire at different times. डायरेक्ट ग्राफिकल क्वेश्चन है. बेसिकली हमें पता है कि जो I होता है वो dq/dt होता है, ये सबको पता है. इसके अलावा हमें ये पता है कि जो चार्ज फ्लोन है वो क्या होता है, इंटीग्रल I/dt. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि वो एरिया होता है, एरिया अंडर IT ग्राफ, एरिया अंडर IT ग्राफ. तो इन 3 सेक्शंस में चार्ज फ्लोन कितना है वो कैसे पता चलेगा, इनका एरियाज कैलकुलेट करके पता चलेगा. तो यहाँ पे देखो 2 - 1 1 1 × 2, तो इसका एरिया क्या गया 2. 5 - 3 2 2, और ये क्या है, हाइट क्या है 1, सो 2 × 1 अगेन 2. राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो यहाँ पर ये है 2 और हाइट 2, 2 × 2 4, उसका हाफ 2. समझ में आया, तीनों के एरिया सेम है, तो चार्ज फ्लोन की जो रेशियो होगी वो 1:1:1 होगी. फाइन, क्वाइट क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. An alternating current is given by the equation I is equals to I1 sin omega t plus I2 cos omega t. The RMS current will be. तो RMS पूछ रहे हैं हमसे, तो उसके पहले हमें RMS का मतलब पता होना चाहिए. अगर हमें मैथमेटिकली RMS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे, हमें उल्टा जाना होता है. तो सबसे पहले हम उस क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे, उस स्क्वायर का मीन निकालेंगे और उस आंसर को रूट कर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको, इस जो क्वांटिटी दी हुई है उसको हमें स्क्वायर करना है, तो हमें आई स्क्वायर लिखना है. आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर होगा I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एंड प्लस 2I1 I2 sin omega t cos omega t, that is the final thing. बेसिकली आई स्क्वायर अगर हमने करा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर लग रहा है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 × दिस एंड दैट,
क्लियर हो गया। अभी आई स्क्वायर आ गया, अब इसके बाद हमें इसका एवरेज निकालना है, आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है। उसका एवरेज निकालने के लिए हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज पता होना चाहिए। तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, हाफ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ, साइन इंटू कॉस का एवरेज क्या होता है, जीरो। सो ये वाली टर्म का एवरेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आई वन स्क्वायर इंटू हाफ दैट विल गिव अस व्हाट, ये हमें मिलेगा आई वन स्क्वायर बाय टू प्लस ये मिलेगा आई टू स्क्वायर बाय टू। क्लियर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो हमारा स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, फाइनली हमें रूट करना है, तो इसका हमें रूट करना है। तो यहां पर रूट लिखेंगे तो इस पूरी टर्म का रूट होगा आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाय रूट टू, और यहां पर रूट ऑफ आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर। क्लियर। तो वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में वन बाय रूट टू है, लेकिन पावर में क्या है, यहां पर भी रूट है, रूट का पावर एक्चुअल में वन बाय टू होता है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ फर्स्ट। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 microcoulomb at -5 microcoulomb respectively are held fixed with a separation of 5 centimeter. At what position a third charged particle should be placed so that it does not experience a net electric force? Basically हमें दो चार्ज पार्टिकल्स गिवन है, क्या क्या, 20 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। उन दोनों चार्जेस के अलावा हमें एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है एक ऐसी जगह पर जहां पर नेट फोर्स उस चार्ज पे जीरो हो जाए। अब आप एक चीज देखो कि 20 माइक्रोकूलम अगर हम बीच में चार्ज को रखें, अगर हम बीच में चार्ज को रखें तो 20 माइक्रोकूलम उसे पुश करेगा, उसे रिपेल करेगा, मतलब पुश करेगा उस डायरेक्शन में, और -5 माइक्रोकूलम क्या करेगा, वो उसे अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी उसे इसी डायरेक्शन में पुल करने वाला है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं चार्ज को, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो दो अपोजिटिवली चार्ज अगर रखे होते तो उनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट होना पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें से कुछ कुछ ऑप्शंस जो हैं वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एट मिड पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस, बीच में तो हो ही नहीं सकता, यहां पर भी बिटवीन द टू चार्जेस, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये दो ऑप्शंस बचे हैं, इन दोनों ऑप्शंस में 5 सेंटीमीटर सिस्टम के इस तरफ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर सिस्टम के इस तरफ भी दिया हुआ है। देखो ये वैसे तो लग रहा है कि न्यूमेरिकल है, पर ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन है। अब देखो अगर मैं चार्ज को यहां पर रखता हूं तो बहुत ज्यादा ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और -5 ऑलरेडी उसका मैग्नीट्यूड इतना कम है, तो वो छोटी सी फोर्स लगाएगा, छोटी सी फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो कैंसिलेशन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर रखता हूं चार्ज को, यहां पर रखता हूं, तो 20 माइक्रोकूलम उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा लेता, लेकिन डिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डिस्टेंस कंपनसेट कर सकता है। फोर्स मान लो इतनी लग रही है, पर 5 क्या है, डिस्टेंस भले ही कम है लेकिन उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम है, तो यहां पर भी कंपनसेशन पॉसिबल है। आ रही है बात समझ में? यहां पर इम्पॉसिबल है, यहां पर भी इम्पॉसिबल है, और यहां पर पॉसिबल लग रहा है। फाइन। अगर चार्ज छोटा है तो डिस्टेंस भी छोटा होना चाहिए, चार्ज बड़ा है तो डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली -5 के राइट साइड पे ये होना चाहिए, ठीक है, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड ऑफ द सिस्टम। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। If the first 1/3 of a journey is traveled at 20 किलोमीटर, next 1/3 40 किलोमीटर, last 1/3 60 किलोमीटर, एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो एवरेज स्पीड के बारे में हमने बात करी हुई है, इक्वल डिस्टेंस की डिवीजन दी हुई है यहाँ पर, इक्वल डिस्टेंस की डिवीजन यहाँ पर गिवन है। फाइन, इक्वल डिस्टेंस की डिवीजन गिवन होती है तो एवरेज स्पीड का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2, ऐसे करते करते सो ऑन 1/vn।
जितनी नंबर ऑफ वेलोसिटीज होंगी उतना ही यहाँ पर नंबर आएगा। यहाँ पर 3 वेलोसिटीज गिवन है इक्वल डिस्टेंसेस के लिए, तो 3 डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/60। फाइन, यहाँ पर क्या होगा एलसीएम 120 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा 3 और यहाँ पर क्या आएगा 2, तो बेसिकली 11 आ जाएगा। और यहाँ पर 120 इंटू 3 क्या होगा, 120 इंटू 3 360 डिवाइडेड बाई 11। तो ये फाइनली हमारा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 32.7 किलोमीटर पर आवर होगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P in figure. The curved portion is semicircle connected to 2 long straight wires. तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिज्म में इन्फिनिट वायर, सेमी सर्कुलर वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं। देखो, इस वाले वायर की वजह से, ये जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस वाले वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, जरूर होगी। कितनी होगी सबसे पहले तो देख लो। लेट सपोज यहाँ पर B1 है इसकी वजह से, तो B1 कितना होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, क्योंकि सेमी इन्फिनिट है तो 4πr। और कहाँ होगा, अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो इस तरफ, और ऐसे कर्व करके आएगा और बाहर की तरफ, P से आउटसाइड आ रहा होगा। ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर, इसकी वजह से B2 मान लेते हैं, तो B2 क्या होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4r, और कैसे कहाँ होगा, बाहर होगा। ठीक है, ये जो थर्ड वायर है, थर्ड वायर ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सियल पॉइंट हम अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, राइट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वहां पर जीरो हो जाता है। आइडियल कंपोनेंट और आर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो B3 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो बी नेट क्या होगा, बी नेट होगा, इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड, कॉमन ले लेते हैं। अगर ऑप्शंस को देखें तो कॉमन 2r लिया हुआ है, तो वहां पर क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और सेकेंड वाले में बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये बाहर की तरफ होगा। क्लियर? वैसे तो डायरेक्शंस गिवन नहीं है, मैग्नीट्यूड अगर मैच कर रहे हैं हम, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r 1/2 प्लस 1/2 पाई। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? फाइन। The ratio between total acceleration of the electron singly ionized helium atom and hydrogen atom। देखो, जब हम फोर्स लिखते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लिखते हैं एटम्स में, तो उससे जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो फाइनली हमें पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z³ के। ये आप सबको याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z³। फाइन, तो अगर हमें एक्सेलरेशन लिखना है हीलियम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का, हीलियम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का, तो हीलियम का क्या होगा 2, हाइड्रोजन का क्या होगा 1, उसका पूरा क्यूब, तो ये क्या आएगा 8। क्लियर हो गया? डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है। फाइन। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब। एक कैपिलरी ट्यूब अगर हम बनाए, उसमें वाटर कहां तक राइज कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर तक राइज कर रहे हैं। अगर उसे हम टिल्ट कर देंगे, ऐसे टिल्ट कर देंगे, तो वो पूछ रहे हैं कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेंथ कितनी जाएगी वाटर की। देखो, वर्टिकल हाइट कभी भी चेंज नहीं करती, अगर ये है तो वर्टिकल हाइट कभी भी चेंज नहीं करती, मतलब यहां तक फिल होगा। लेकिन आप देख रहे हो ऐसे टिल्ट करने के बाद ये जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी हाइट है जो कि 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा है, ये लेंथ है, ये हाइट है। ठीक है, उसके बाद कैसे टिल्ट किया है, 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, तो ये क्या है, ये 60 डिग्री है। तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं L cos 60 इज इक्वल्स टू H। L cos 60 is 1/2 equal to H. H is what? 2. So therefore L equal to 2 into 2, that is 4 सेंटीमीटर। तो 60 डिग्री टिल्ट करने के बाद वो 4 सेंटीमीटर तक फिल हो जाएगा। क्लियर है? क्वाइट क्लियर। फाइन। A long spring is stretched by 3 centimeter and its potential energy is V
इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 6 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी विल बी, तो डायरेक्ट कुछ नहीं है, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हमें पता है कि u जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो u2 डिवाइडेड बाय u1 इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय x1 होल स्क्वायर। x2 क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 डिवाइडेड बाय x1 है 3, सो 6 बाय 3 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, और u1 क्या है v, तो u2 डिवाइडेड बाय v इक्वल टू 4, so that will give us u2 equal to 4v, okay, u2 equal to 4v, 4 वोल्ट आ गया, so करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हुआ, ऑप्शन फोर्थ। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ब्ला ब्ला ब्ला, वोल्टेज 20 किलोवाट का था, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट थी, वोल्टेज 40 किलोवाट का हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, हाँ ये हमसे पूछ रहा है। हमें डायरेक्टली पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज होती है, ये हम सबको पता है। तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू v1 बाय v2 का रूट, बेसिकली 1/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो v1 क्या है 20, v2 क्या है 40, रूट ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा 2 क्या होगा, लैम्डा 2, लैम्डा 1 इज लैम्डा नॉट, सो लैम्डा नॉट, और ये हो जाएगा √2, तो लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय √2, ऑप्शन 1। प्रिटी क्लियर, ओके फाइन। A Carnot engine operates between two reservoirs of temperatures this and that. Engine performs 1200 of joule of work per cycle. The heat energy delivered by the engine to the low temperature reservoir in a cycle is fine. Okay. तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों पॉइंट्स के टेम्परेचर्स गिवन है और इंजन कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है, 1200 जूल वर्क परफॉर्म कर रहा है, फाइन। हीट एनर्जी डिलीवर हमें निकालनी है, ओके। तो हमें पता है कौन सी हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लो टेम्परेचर। अगर मैं आपको दिखाऊं वर्क सिस्टम कार्नोट इंजन का ऐसा होता है, ये कोल्ड रिजर्वायर है, ये हॉट रिजर्वायर है, यहां से टेम्परेचर, यहां से हीट एनर्जी Q1 गई, यहां से हीट एनर्जी Q2 रिलीज हुई और वर्क परफॉर्म किया W, राइट। तो इस पूरे सिनेरियो में वर्क सिस्टम मतलब इंजन हीट दे रहा है Q2 किसको, कोल्ड रिजर्वायर को, मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर को। तो Q2 हमसे निकालने के लिए बोला गया है, राइट। तो हमें पता है डायरेक्टली Q2 इक्वल टू TCW डिवाइडेड बाय TH माइनस TC, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है Q2 निकालने के लिए, सभी को पता होना चाहिए वरना हम डिराइव करते रह जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। TC कितना है, मतलब कोल्ड रिजर्वायर 300 केल्विन, वर्क डन कितना है 1200 जूल डिवाइडेड बाय TH माइनस TC, TH कितना है 900, TC कितना है 300, फाइन। सो 300 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 600, ये कैंसिल होगा, 2 आएगा, 3 इंटू 2 600 जूल, 600 जूल जो है हीट वो कोल्ड रिजर्वायर को देगा, क्लियर, ओके 600 जूल, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 moles of an ideal gas with Cp by Cv equal to 5/3 are mixed with 3 moles of another ideal gas with Cp by Cv equal to 4/3. The value of Cp by Cv for the mixture. Cp by Cv क्या होता है बेसिकली, हम सबको पता है गामा की वैल्यू को Cp by Cv भी लिखते हैं, मतलब गामा इज इक्वल टू Cp by Cv। तो हमसे पूछ रहा है वो मिक्सचर का Cp by Cv क्या होगा, मतलब गामा मिक्स पूछ रहा है। तो गामा मिक्स बेसिकली क्या होता है, Cp मिक्स डिवाइडेड बाय Cv मिक्स, यही तो होता है। तो हमें Cp मिक्स और Cv मिक्स निकालना है। देखो Cp मिक्स क्या होता है, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, फाइन। उसके बाद हमें CV मिक्स क्या है वो भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, N1
CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। क्लियर? फाइन। यहाँ पे चार वैल्यूज हमें निकालनी है। ओके, ये CP है, सॉरी CP मिक्स है, तो CP1 CP2। ओके, यहाँ पर CV1 CV2। फाइन। तो हमें चार वैल्यूज निकालनी है, CV1 CV2 CP1 CP2। फाइन। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि CV जो होता है वो होता है R अपॉन गामा माइनस वन। सबको पता है कि नहीं? और इसी तरीके से CP क्या होता है? CP होता है गामा इंटू R अपॉन गामा माइनस वन। तो बेसिकली ये गामा इंटू CV है। ठीक है, तो हम CV की वैल्यू निकालेंगे और CP की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन। ओके, तो सबसे पहले हम गैस वन पे काम करते हैं। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पर जिन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है वो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली ऑप्शंस को देखकर। तो CV1 गैस वन का जो गामा है वो क्या है? 5/3। ठीक है, तो R अपॉन गामा माइनस वन मीन्स 5/3 माइनस वन। 5/3 माइनस वन कितना होगा? यहाँ पर कितना आएगा? 3 तो 2/3 आएगा। सो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। CV1 आ गया। CV1 आ गया तो हम CP1 लिख सकते हैं। CP1 क्या होगा? CP1 क्या होगा? गामा इंटू CV1। फाइन। सो गामा कितना है? गामा अगेन 5/3 है इंटू 3R/2। तो 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 5R/2 आ गया। CP1 आ गया। इसी तरीके से गैस टू के लिए हम क्या करेंगे? अगेन CV2 CP2 निकालेंगे। गैस टू, सो CV2 क्या है? CV2 अगेन R अपॉन गामा माइनस वन। गामा कितना है? 4/3 माइनस वन, तो कितना होगा? 1/3। सो 3R हो जाएगा। और इसी हिसाब से हमारा CP2 भी निकल जाएगा। CP2 क्या होगा? गामा इंटू दिस, सो गामा इज वॉट? 4/3 अगेन। सो 4/3 इंटू 3R, 3 कैंसिल, सो ये कितना आ गया? 4R आ गया। चारों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब डायरेक्टली हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा CP मिक्स और CV मिक्स भी आ जाएगा। CP मिक्स N1 इंटू CP1। N1 कितना है? 2 मोल्स। N1 कितना है? 2 मोल्स। 2 इंटू CP1 कितना है? 5R/2। सो वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 5R प्लस CP2 CP2 कितना आया? CP2 आया 4R। फाइन। इंटू N2 कितना है? 3। सो 3 इंटू 4 12R। तो ये आ गया 12R डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5। तो कितना हुआ? 12 प्लस 5 17R/5। इस हिसाब से हम CV मिक्स निकालेंगे। सो CV मिक्स क्या होगा? N1 विच इज 2 इंटू CV1 कितना आया था? 3R/2। सो 2 कैंसिल, सो ये हो गया 3R प्लस N2 इंटू CV2। N2 कितना है हमारे पास? 3। और CV2 कितना है? CV2 3R। सो 3 कितना हुआ? 9R हो गया। 9R डिवाइडेड बाय अगेन 5। सो ये कितना हुआ? 9 प्लस 3 12R डिवाइडेड बाय 5। नाउ अब हमें डिवाइड करना है फाइनली। सो गामा मिक्स हमारा हुआ, देखो 5 कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली 17/12 हमारे पास आ जाएगा। 17/12 अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1.42। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा है 1.42। ओके, यस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस इज। ये हमें डेंसिटी की रेशियो पूछ रहा है। अब अगर हमने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो हमें ऑलरेडी पता है कि डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, राइट? बट हम एक बार देख लेते हैं। हमें पता है कि डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम। और मास जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है z के साथ, राइट? वॉल्यूम जो होती है यहाँ पर हमें a के साथ, मास जो है वो a के साथ प्रोपोर्शनल है। a क्या है?
मास नंबर है, राइट? ओके, जो वॉल्यूम होती है वो प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, और आर क्या होता है? आर होता है आर नॉट ए की पावर 1/3, राइट? तो इसका मतलब वॉल्यूम जो हुआ, वॉल्यूम भी ए के साथ प्रोपोर्शनल हुआ, तो इसका मतलब डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई? ए अपॉन ए, दैट मीन्स व्हाट? कांस्टेंट। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो सभी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। फाइन, ओके। A small drop of water falls from rest through a large height h in air. The final velocity is, देखो, जब भी एक स्मॉल ड्रॉप वाटर की बहुत ही ज्यादा लार्ज हाइट से गिर रही है, लार्ज हाइट यहां पे बोलने का क्या मतलब है? लार्ज हाइट से अगर वो गिर रही है, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर चुकी है। फाइन, लार्ज हाइट का यहां पे क्या मतलब है? लार्ज हाइट का मतलब है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड। और हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो हाइट के ऊपर अब डिपेंड नहीं करता। फाइन, हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एच। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बट लाइट वेव्स कैन। यस, इट इज करेक्ट। साउंड वेव जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती, बट लाइट वेव ट्रेवल कर सकती है। ऑब्वियसली सन से लाइट जो है वो अर्थ तक वैक्यूम के थ्रू पहुंचती है। फाइन, साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड बट लाइट वेव्स कैन बी, ये भी करेक्ट है। साउंड वेव पोलराइज नहीं की जा सकती, क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो पोलराइज की जा सकती है, और लाइट वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स। सो ये भी करेक्ट है। बट ये देखो, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट जरूर हैं, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट जरूर हैं, बट असर्शन का रीजन ये नहीं है, ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फाइन, ओके, फाइन। So this is our correct answer. Next question. For real objects, match the following two columns corresponding to linear magnification m given by column 1. ओके, यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशंस गिवन है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो देखना है कि मैग्निफिकेशंस ये जो है वो किस किस ऑप्शंस के साथ मैच कर सकती है। फाइन, ओके। तो हमें सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो क्या होता है? इमेजेस जो होती है वो कैसी बनती है? नेगेटिव मैग्निफिकेशन अगर है तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है, और अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है तो वर्चुअल इमेज बनती है। फाइन, एक और बात हमें पता होनी चाहिए, क्या? कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है? कॉनकेव मिरर में हो सकता है। फाइन, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 जो है वो कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स दोनों में पॉसिबल होता है। ये क्लियर है हमको? ठीक है। अब देखो, यहां पर मैग्निफिकेशन क्या है? नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या है? रियल इमेज, मतलब जो ए है वो थर्ड को मैच करता है। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन 2 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो वो कॉनकेव मिरर को भी मैच करता है, मतलब सेकंड को भी मैच करता है। फाइन, इसमें क्या है? मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, अगेन वो थर्ड को मैच करता है, और 1/2 है। 1/2 है मतलब कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स यहाँ पे नहीं होगा। कॉन्वेक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव है। फाइन, आर यू गेटिंग? कॉन्वेक्स में क्या होता है? मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये भी हम लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव होती है, किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। पर कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो हमेशा वो पॉजिटिव होती है। फाइन, तो ये थर्ड को मैच करता है क्योंकि रियल इमेज के लिए नेगेटिव होगा। फाइन, उसके बाद दूसरा ये कॉनकेव मिरर को मैच करता है क्योंकि उसमें भी डिमिनिश्ड इमेजेस होती है।
फिर प्लस टू मीन्स ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर में हो सकता है। कॉनकेव मिरर मतलब सेकंड, और प्लस टू है मतलब वर्चुअल इमेज है, पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज है, तो इसका मतलब फोर्थ को भी ये मैच करता है। डी की अगर बात करें, प्लस है तो वर्चुअल इमेज है मतलब फोर्थ को मैच करता है, और लेस देन वन है तो ये कॉन्वेक्स मिरर को भी मैच करता है। अगर आप ये सारे ऑप्शंस मैच करेंगे तो ए का थर्ड सेकंड यहां पर मैच कर रहा है, यहां पर मैच कर रहा है, ओके। देन बी का थर्ड फोर्थ, बी का no, this is not fourth, which one, -1/2, this is third, this is third, why third, why, क्योंकि रियल इमेज में क्या होगा, नेगेटिव होगा, फाइन। पर 1/2 है, 1/2 है क्यों, तो अगेन कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में छोटी इमेज भी हो सकती है, फाइन ना, ओके। छोटी और रियल इमेज ये दोनों कॉनकेव मिरर में पॉसिबल होता है, तो यहां पर भी हमारा सेकंड ही आएगा। सो सेकंड थर्ड अगेन ये हमें मैच कर गया, ये मैच नहीं करा, तो क्लियरली ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। बाकी भी अगर आप देखो तो सी में सेकंड और फोर्थ है, डी में फर्स्ट और फोर्थ है, तो करेक्ट ऑप्शन इज विच वन, फर्स्ट वन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a series LR circuit with XL equal to R, power factor is P1. If a capacitor of capacitance C with XC is equals to XL is added to the circuit, the power factor becomes P2. Ratio of P1 to P2 will be what? ठीक है, हमें पावर फैक्टर यहां पर निकालना है। हमें पता है कि पावर फैक्टर cos फाई क्या होता है, R डिवाइडेड बाय Z, फाइन। सबसे पहले LR सर्किट है, LR सर्किट का Z क्या होता है, LR सर्किट का Z क्या होता है, R² प्लस XL², R² प्लस XL², और XL हमें R गिवन है तो ये भी R² हो गया, तो R² प्लस R², तो इसका मतलब ये आ गया √2R। तो इसका मतलब हमारा जो पावर फैक्टर हुआ P1 वो हुआ R डिवाइडेड बाय √2R, दैट इज 1/√2। देन अब हमारे पास हमने कैपेसिटर भी ऐड कर दिया, तो ये बन गया LRC सर्किट बन गया। तो यहाँ पे रिएक्टेंस की बात आ जाती है, रिएक्टेंस मतलब XL और XC का सब्ट्रैक्शन। लेकिन आप देखो XL और XC दोनों बराबर हैं, तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, 0। अगर ये रिएक्टेंस 0 हो गया तो इंपिडेंस क्या होगा, इंपिडेंस विल बी इक्वल टू R, मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ये बन जाएगा। इंपिडेंस अगर R हो गया तो इसका मतलब पावर फैक्टर क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया 1, फाइन। हमें P1 टू P2 की रेशियो निकालनी थी, तो P1/P2 विल बी, P1 क्या है 1/√2 और P2 क्या है 1, सो ये 1/√2 ही होगा, ओके। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट 100 watt and 110 volt lamp from a 220 volt mains. If the main circuit is 0.5 ampere, the efficiency of the transformer is approximately how much? So देखो efficiency क्या होता है, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। अब आउटपुट में हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट में हम एक लैंप को लाइट कर रहे हैं। तो अगर हम एक लैंप को लाइट कर रहे हैं तो इसका मतलब आउटपुट जो पावर है वो लैंप की पावर है 100 वॉट, फाइन। इनपुट पावर की अगर बात करें तो क्या होगा, V इनपुट I इनपुट। V इनपुट कितना है, V इनपुट कितना है 220 वोल्ट इनटू करंट इनपुट कितना है 0.5, तो ये कितना हुआ 110 वॉट, ओके, 110 वॉट। सो एफिशिएंसी क्या हुई 100 डिवाइडेड बाय 110, ये आ जाता है 0.909। सो परसेंट कितना हुआ 90.9%, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या आंसर है 90% इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइन, ओके। Let's see the next question.
heat engine is incident on the surface, heat energy is incident on the surface of a material at the rate of 1000 joule per minute if the coefficient of absorption is 0.8 and the coefficient of reflection is 0.1, then the amount of heat energy transmitted through the material in 5 minutes is. Okay, so सबसे पहले heat incident कितना दिया हुआ है हमें? heat incident कितना है? 1000 जूल पर मिनट है. ओके फाइन. अब एक बात है कि जो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस, इन तीनों को जो सम होता है वो क्या होता है? 1. फाइन. कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है 0.8 प्लस 0.1 प्लस t इक्वल टू 1. अगर हम यहाँ से t निकालें तो हमारा कितना आएगा? 0.1. सो ट्रांसमिटेंस कितनी है? 1 है. फाइन. अगर ट्रांसमिटेंस 1 है तो हम उसे अगर इंसिडेंट हीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हीट ट्रांसमिटेड आ जाएगा 0.1 इंटू 1000, दैट विल गिव अस 100 जूल पर मिनट. मतलब एक मिनट में 100 जूल हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है. तो 5 मिनट्स में कितनी होगी? 5 मिनट्स में कितनी होगी? उसका 5 टाइम्स 500 जूल. क्लियर? ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. फाइन. Next question. The binding energy of a satellite of mass m in an orbit of radius small r is, capital R is radius of the earth, g is acceleration due to gravity. अब देखो हमें पता है कि total energy of the system कितना होता है? माइनस जी एम एम बाय 2r. यहां पर हम स्मॉल r लिख लेते हैं. फाइन. टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय 2r. ओके, अगर हमें कन्वर्जन करना है तो हम जी एम बाय आर स्क्वायर ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी हमें गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ और बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो जी एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जी आर स्क्वायर. सो टोटल एनर्जी कितना हुआ? माइनस जी आर स्क्वायर एम बाय 2r, और इसको ऐसे लिख लेंगे एम जी आर स्क्वायर बाय 2r. अब जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी वो क्या होता है? माइनस ऑफ टी. सो बेसिकली सेम बट विथ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड. सो एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r. ओके, एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप आप नोट कर रहे हो और या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, पर आपको इनका नोट जरूर रखना है अपने पास. मेरे करवाने के बाद आप फिर से इनको ट्राई करके देख सकते हो. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब डेल्टा टी 0. कुछ कुछ बातें हमें पहले से ही हमेशा पता होती है. आइडियल गैस के लिए डेल्टा टी 0, डेल्टा यू 0. आइसोथर्मल प्रोसेस में ये होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करती. इंटरनल एनर्जी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है. डिक्रीज होगी? नहीं. इंक्रीज होगी? नहीं. विल नॉट चेंज. करेक्ट. द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क. अब देखो जितनी भी हीट हम सिस्टम को देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो सारी हीट क्या कर लेगी? वर्क डन बाय द सिस्टम कर लेगी. फाइन, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रही है. तो गैस विल डू पॉजिटिव वर्क. गैस विल डू नेगेटिव वर्क? नहीं. ठीक है, तो क्या क्या करेक्ट है? थर्ड और फोर्थ करेक्ट है. थर्ड और फोर्थ. सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन. थर्मोडायनेमिक्स से, सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और प्रोसेसेस बेसिकली हमें पता होनी चाहिए, उनसे इजी क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं. ऑल राइट, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. A monochromatic beam of microwaves with a wavelength of 0.052 meter is directed at a rectangular opening of width 0.35 meter. The resulting diffraction pattern is measured along a wall
0.8 मीटर फ्रॉम द ओपनिंग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑर्डर डार्क फ्रिंजेस। तो सिंपल डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, हमें पता है कि डेल्टा वाई क्या होगा, लैम्डा डी बाय ए। फाइन, लैम्डा हमें गिवन है कितना, वेवलेंथ ऑफ 0.052 मीटर, 0.052 मीटर। डी कितना गिवन है, 8 मीटर। और ए कितना गिवन है, विड्थ कितना है, 0.35 मीटर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 1.3 मीटर ही मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.3 मीटर ये आपको मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इन अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that cross any section normal to the direction of flow per second is। तो भाई इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है और करंट कितना गिवन है, आई कितना गिवन है, 4.8 एम्पियर। हमें पता है कि एम्पियर को हम लिख सकते हैं क्या, एम्पियर को हम लिख सकते हैं 4.8 कूलम्स पर सेकेंड। ठीक है, 4.8 कूलम्स पर सेकेंड। फाइन, इसका मतलब एक सेकेंड में कितने कितने जा रहे हैं, 4.8 कूलम जा रहे हैं। अब आप एक चीज देखो कि 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम जब होता है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर एक कूलम में देखेंगे तो कितना होगा, एक कूलम में तो वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 4.8 कूलम में कितना होगा, 4.8 कूलम में, सो 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। 1.6 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होगा, 3 होगा। सो 3 इंटू 10 पावर और ये ऊपर आ जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। फाइन, ओके, ऑल राइट। सो नेक्स्ट, small tiny lead shot is gently dropped on the surface of viscous liquid। देखो विस्कस लिक्विड अगर गिवन है तो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे कि हमने एयर के प्रेजेंस में बहुत लार्ज हाइट से अगर एक बॉल ड्रॉप करी, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। अगर लार्ज हाइट से ऐसे ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है, राइट। तो क्या होगा, लेड शॉट विल विथ, दिस इज नॉट विल, will fall with an acceleration equal to g at that place। क्या वो g से ही गिरता रहेगा, नहीं, विस्कोसिटी का इफेक्ट होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी टाइम के साथ, नहीं, इंक्रीज करेगी वो पहले फिर सैचुरेट हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ लेड शॉट विल इंक्रीज कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं करेगी। द वेलोसिटी ऑफ लेड शॉट विल रीच अ स्टेडी वैल्यू आफ्टर सम टाइम, ये बिल्कुल करेक्ट है। पहले वो इंक्रीज करता जाएगा, उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। फाइन, ओके। If the radius of a star is r and it acts as a black body, what would be the temperature of the star in which the rate of energy production is q। देखो rate of energy production कितना होता है, q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर t पावर 4। डायरेक्ट फॉर्मूला है बेसिकली ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। टेम्परेचर पावर 4 विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर, or we can write it t equal to q divided by 4 pi sigma r square 1 power 1 by 4 is the power। ठीक है, समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, q divided by 4 pi r square sigma power 1 by 4, second option is the correct one। okay, all right। Next, wave front is a surface of constant what, phase। each and every point have same phase on a wave front। हर एक पॉइंट क्या होता है, हर एक पॉइंट एक वेवलेट की तरह काम करता है, एक सोर्स की तरह काम करता है, और सबका फेज क्या होता है, सबका फेज सेम होता है। फाइन,
From the photoelectric effects experiment, following observations are made. Identify which of these are correct. Stopping potential depends only on the work function of the metal. नहीं. Frequency पर भी depend करेगा ना वो incident light की. Okay. The saturation current increases as the intensity of the incident light increases. Yes. जो saturation current है वो intensity पे directly proportional होता है. वो अगर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा. The maximum kinetic energy of a photoelectron depends on the intensity. काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. नहीं, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट ओनली. सो ओनली सेकंड इज करेक्ट. सेकंड ओनली. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन. फाइन. ओके. ऑल राइट. हियर वी हैव bulk modulus of water is given. What increase in pressure is required to decrease the volume of 200 liters of water by 0.004%? सबसे पहले बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या है, मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन. डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी. अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो, अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो डायरेक्टली ये होगा. तो डेल्टा पी क्या होगा? बी इंटू डेल्टा वी बाय वी. हमें डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 मतलब परसेंटेज गिवन है कितना? 0.004. राइट. सो डेल्टा वी बाय वी क्या होगा? ये 3 और ये 2. सो 4 इंटू 10 पावर -5. और बल्क मॉडुलस हमें ऑलरेडी कितना गिवन है? 2100. बी गिवन है 2100 मेगा पास्कल. That will give us 10 power 6 also in Pascal, right? So delta P will be equal to 2100 into 10 power 6 into 4 into 10 power -5. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 84,000 पास्कल आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 84 किलो पास्कल. 84 किलो पास्कल. So that means our correct option is fourth one. Fine. Okay. Next question. Bob of a simple pendulum performs SHM with time period T in air with period T1 in water. Relation between T and T1 we have to calculate. ठीक है. देखो, कभी भी अगर हमें किसी लिक्विड में अगर टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का, तो हमें पता है कि उसके लिए टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं? 2 पाई. नॉट ओनली इन लिक्विड, कहीं पे भी जहां पे जी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो यहां पर जी इफेक्टिव आ जाता है. अब देखो, जी इफेक्टिव अगर हम निकालें किसके लिए? एयर के लिए. तो एयर के लिए तो एग्जैक्टली वो जी ही होगा. फाइन. एयर के लिए एग्जैक्टली क्या होगा? जी. पर जी इफेक्टिव अगर हम निकालें वाटर के लिए या किसी लिक्विड के लिए तो क्या होगा? तो वो होगा जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉब. इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो G इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 10 पावर 3. और डेंसिटी ऑफ बॉब कितना गिवन है? 9/8. सो 9 इधर, 8 ऊपर चला जाएगा इंटू 10 पावर 3. सो 10 पावर 3 10 पावर 3 कैंसिल. 1 माइनस 8/9 क्या होगा? 1/9. ओके, 1/9. सो ये आ जाएगा G अपॉन 9. G अपॉन 9. फाइन. ओके, तो हम टाइम पीरियड लिखेंगे कहां पर? टाइम पीरियड लिखेंगे वाटर में. टाइम पीरियड वाटर में कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव. G इफेक्टिव कितना है? G बाय 9. सो ये 9 बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा और बचेगा 2 पाई इंटू अंडर रूट L बाई जी. 2 पाई इंटू अंडर रूट L बाई जी क्या होगा? टाइम पीरियड इन एयर. ओके, सो T इन वाटर is 3 times of T in air. So T1 है वाटर में और T है एयर में. So T1 equal to 3T. Option 1 is the correct answer. Fine. Okay. Next. Planet revolving in elliptical orbit has a constant velocity of revolution. कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है. हैज द लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन.
जब वो नियरेस्ट टू द सन होगा तो हाईएस्ट वेलोसिटी होगी। इज इट्स एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ना कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। एरियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, नो। टू फॉलो अ ट्रेजेक्ट्री सच दैट द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यस, एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये हमारा कैपलर का लॉ है। सो कौन सा फिफ्थ ठीक है? ओनली ओनली फिफ्थ। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट वन। देखो कैपलर लॉ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वालिटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना? यस, ओके। सो अगर हमें सिर्फ लॉज भी याद है तो अभी वो बहुत सही है। ओके, वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट has a positive zero error of 0.2 millimeter if while taking a measurement it was noted that zero on the vernier scale lies between 8.5 centimeter and 8.6 centimeter. Vernier coincidence is 6, then the correct value of measurement is what? देखो मेन स्केल रीडिंग क्या गिवन है हमें? मेन स्केल रीडिंग क्या गिवन है? Just wait. Okay. मेन स्केल रीडिंग क्या गिवन है? 8.5 सेंटीमीटर। और वर्नियर वर्नियर की क्या रीडिंग है? 6 इंटू 0.01, तो वो हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। तो हम MSR और VSR को प्लस कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? 8.56 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव जीरो एरर कितना गिवन है? 0.2 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर कितना होगा सेंटीमीटर में? 0.02 सेंटीमीटर। 0.02 सेंटीमीटर। पॉजिटिव जीरो एरर है ना, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8.56 माइनस 0.02, तो हमें कितना मिलेगा? 8.54 सेंटीमीटर। फाइन। सो वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन हमें मिल गया, देख लो। करेक्ट ऑप्शन इज 1। फाइन। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30। मैग्निफिकेशन कितना गिवन है? 30। फोकल लेंथ गिवन है किसका? आई पीस का, 5 सेंटीमीटर। द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ 25। डिस्टिंक्ट विजन का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हमें MO कैलकुलेट करना है। फाइन, ओके। हमें पता है ME क्या होता है? ME इज 1 प्लस D बाय FE। 1 प्लस D कितना है? 25। FE कितना है? 5। तो कितना आया ये? 6 सेंटीमीटर। ओह सॉरी, 6 ओनली। ME is 6. Also we know that M is equals to MO into ME. Fine. M कितना गिवन है? 30 is equals to MO into ME is 6. So MO कितना आ गया? MO कितना आ गया? 5. Magnification of objective is 5. Second option is the correct one. All right. Okay. Next, 3 masses are suspended from a meter stick as shown in figure. The mass that must be suspended on the right side for the system to be in static equilibrium. देखो ये क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो हमें पता है कि हमें टॉर्क बैलेंस करना होता है दोनों साइड से। अब आप देखो कि या तो टॉर्क बैलेंस कर लो G लगा के, या फिर मोमेंट्स को बैलेंस कर लो। देखो ये 25 ग्राम है, अगर आपको क्लियरली नहीं यहाँ पे दिख रहा है तो मैं यहाँ पर एक और बार बना लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ब्लर है ये इमेज, थोड़ी सी ब्लर है, ठीक है? ऐसे है, ऐसे हमें गिवन है। यहाँ पे बीच में पिवेट है 50 सेंटीमीटर पे, 0 सेंटीमीटर पे एक मास लटका हुआ है 25 ग्राम, 20 सेंटीमीटर पे मास लटका हुआ है 75 ग्राम, देन 50 पे पिवेट हो गया। उसके बाद
85 सेंटीमीटर पे मास लटका हुआ है कितना? ओके, दिस मास इज अननोन दैट वी वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, क्लियर है। हम मोमेंट्स को बैलेंस कर लेंगे, जितना ये इस तरफ होगा उतना ये इस तरफ होगा, तो इक्वल होना चाहिए बेसिकली। तो 25 पिवट से कितना दूर है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 50 माइनस 0 50, सो 25 इंटू 50 प्लस 25, 50 माइनस 20 30, सो 75 इंटू 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 85 माइनस 50 35, सो 35 m। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3500। सो फाइनली हमें कितना मिलेगा? 100 ग्राम हमें मिला, 100 ग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। Mass m is supported by a massless string would round a uniform solid cylinder. Solid cylinder of mass m and radius r. On releasing the mass from rest, it will fall with acceleration what? Acceleration पूछ रहा है सिंपली। देखो ये जो मास है, अगर मैं उसके लिए इक्वेशन लिखूं, FBD बनाए तो डाउनवर्ड mg, अपवर्ड टेंशन, एक्सलेरेशन a से नीचे आएगा तो mg माइनस टेंशन इक्वल टू m इंटू a। अब क्योंकि इसमें टॉर्क होगा तो वो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यहाँ पर आई किसका है? सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर का आई कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2। और टॉर्क के लिए फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? टेंशन। यहाँ पर टेंशन है, सो हमारा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितना होगा? टेंशन इंटू आर। आई कितना है? एम आर स्क्वायर बाय 2। हमें कुछ भी यहाँ पर गिवन नहीं है स्लिपिंग के बारे में, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? प्योर रोलिंग, राइट। सो ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और टेंशन कितनी आ गई? एम ए बाय 2। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम जी इक्वल टू टेंशन प्लस एम ए, सो एम ए प्लस एम ए बाई 2 कितना होगा? 3 एम ए बाई 2, एम एम कैंसिल, सो एक्सलेरेशन कितना आया? 2g बाय 3। जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वरना इक्वेशंस को सॉल्व करके भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन 4th इज द करेक्ट आंसर। फाइन, समझ में आया सबको? ऑल राइट। A uniform magnetic field exists in a region given by this. A rod of length 5 meter placed along y-axis moved along x-axis with a constant speed of 1 meter per second. The induced EMF हमें निकालना है। Induced EMF कितना होगा? V क्रॉस B डॉट L। तो पहले V क्रॉस B हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो वेलोसिटी कितनी गिवन है? 1 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। V क्रॉस B, V क्रॉस B कितना होगा? देखो I का 0 हो जाएगा, I क्रॉस J K हो जाएगा, तो 4 के कैप, फिर I क्रॉस K माइनस 5 जे कैप, ठीक है। L कितना है? L कितना है? देखो लेंथ कितनी गिवन है? 5 मीटर। किसके लॉन्ग है? y एक्सिस के, सो 5 जे कैप। तो हमारा फाइनली EMF अगर हम लिखें तो कितना होगा? दिस डॉट दिस, सो 4 k डॉट j कितना होगा? 0 हो जाएगा। j डॉट j यहाँ पर -25 आ जाएगा। 5 इंटू 5 -25, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो 25 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है। यस, ऑल राइट देन। लास्ट क्वेश्चन इन द सीरीज, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज दिस एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज दिस। लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है। कितना इजी सा क्वेश्चन हमें मिल गया है। क्रॉस प्रोडक्ट से ओमेगा क्रॉस
आर। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आपने आपने वेक्टर्स को ही क्रॉस प्रोडक्ट को ही ठीक से करा हुआ है तो ये क्वेश्चन वहीं से आपको मिल गया है। ओमेगा कितना गिवन है? जे प्लस 2k क्रॉस आर कितना गिवन है? 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली क्रॉस कर लो या फिर आप चाहो तो डिटरमिनेंट का यूज कर सकते हो। तो एक बार डिटरमिनेंट कर लेते हैं, हमारा रिवाइज हो जाएगा। ओमेगा क्रॉस आर आई जे के, तो आई क्या है? 0, इधर 1 2, फिर 3 4 और 0। ठीक है, ओके। आई में क्या होगा? 1 इंटू 0 0 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस जे में क्या होगा? जे में क्या होगा? के क्रॉस आई, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ तो के क्रॉस आई करूंगा, तो 3 2 ज़ा 6 और माइनस 0 तो कुछ भी नहीं है, प्लस के कितना होगा? आई क्रॉस जे, सो 0 -3 तो फाइनली हमारी लीनियर वेलोसिटी कितनी आ गई? v इक्वल टू माइनस, देखो कॉमन लिया हुआ है यहाँ पर, इन ऑप्शंस में अगर देखो तो माइनस यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस कॉमन अगर हम लेंगे तो 8i कैप, यहाँ पर -6j कैप और प्लस 3k कैप, विच इज ऑप्शन 1। ठीक है, समझ में आया? ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद। देखो मैं आपसे बस इतना ही चाहूंगा, आप ये सारे क्वेश्चंस जो है इनको एक बार फिर से देखिए, इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। फाइन, डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, कई क्वेश्चंस वैल्यूज चेंज करके हो सकते हैं। ये हमारी मेहनत है, हम चाहते हैं कि ये आपके लिए रंग लेकर आए। फाइन, और ऐसे और भी क्वेश्चंस हम लाएंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग।